शब्द के जाते ही इशिका जल्दी से उसके रूम से बाहर आई और धीरे से शब्द के कमरे का दरवाजा लगा दिया कि तभी, तुम कौन हो? एक आवाज से इशिका पलटी तो देखा सामने एक औरत खड़ी थी जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। बोलो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने दोबारा से पूछा। वो इशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मिसेज राठौर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शब्द ने जलती निगाहों से माया जी की तरफ देखा। शब्द, वो मैं तुमसे। माया जी से भी कोई जवाब देते नहीं बन रहा था क्योंकि शब्द इस वक्त बहुत गुस्से में था और उसके गुस्से को देखकर माया जी को कहीं न कहीं उससे डर लग रहा था। फिर माया जी इशिका की तरफ देखकर, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, देन स्टे अवे एंड दिस इज योर लास्ट वार्निंग। बोलकर शब्द इशिका की हथेली को कसकर पकड़ लिया, जिस पर माया जी और इशिका दोनों ने उस हाथ को देखा जिसे शब्द ने कसकर थामा हुआ था, मगर शब्द की नजरें तो माया जी के ऊपर ही टिकी थी। वही कोई और भी था जिसने शब्द को इशिका का हाथ थामते देखा था। वो और कोई नहीं आशा जी थी, जो मंदिर से ऊपर किसी काम से जा रही थी। तभी उनकी नजर उन तीनों पर पड़ी। आशा जी कुछ बोलती उससे पहले ही शब्द इशिका को लेकर घर से बाहर निकल गया। शब्द के जाते ही आशा जी ने माया जी की तरफ देखा, जो अब वहां से जा रही थी। वो आगे आई और माया जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, उसकी बातों को दिल पर मत लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां जगवंत जी भी आ गए, जो अभी रुद्राक्ष के कमरे से ही आ रहे थे। कुछ बात है क्या? उन्होंने उन सबको परेशान देखते ही पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, रुद्राक्ष अब कैसा है? वो नाश्ता हमारे साथ करने आ रहा है या नहीं? आशा जी तुरंत बात बदलते हुए बोली, जी माँ, वो बस नीचे आ ही रहा है, चलिए चलकर नाश्ता करते हैं, वो आ जाएगा, जगवंत जी ने कहा और फिर उन दोनों को नाश्ते की टेबल पर ले गए। ये क्या हरकत थी? इशिका ने गुस्से से बाहर आते ही पूछा तो शब्द ने उसकी ओर देखा जैसे पूछ रहा हो कि उसने ऐसी कौन सी हरकत कर दी जिसका तुम्हें इतना बुरा लग गया। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था, वो भी इसे? इशिका ने अपनी हथेली दिखाते हुए कहा, जिसे शब्द ने पकड़ा था। तुम मुझे फिर से थप्पड़ मारने वाली हो? शब्द ने इशिका की हथेली को देखते हुए पूछा तो इशिका ने अपने हाथ जल्दी से नीचे खींच लिए, जिसे देखकर शब्द के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। नहीं, देखिए आप बात को बदलिए मत, आप बताए आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? इशिका ने जल्दी से पूछा। हाँ तो, शब्द ने बस इतना ही कहा जैसे ये उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। तो से आपका क्या मतलब है? जवाब दीजिए, वैसे भी आपने कोई डील नहीं हासिल की थी, मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ तो, तुम क्या कोई डील से कम हो? ये बात शब्द ने बहुत धीरे से कहा था, जिसे इशिका सुन तो नहीं पाई थी, मगर शब्द के होठ हिलते जरूर देखा था। कुछ कहा आपने? इशिका ने दोबारा पूछा। कुछ नहीं, चलो चलकर गाड़ी में बैठो। क्यों बैठूं? पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इशिका ने जिद करते हुए कहा। और अगर ना दूं तो? शब्द भी तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, जिससे इशिका पहले थोड़ा झेप गई, लेकिन दोबारा खुद को संभालते हुए बोली, क्यों नहीं देंगे जवाब? आपको बताना होगा, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? इशिका ने गुस्से से उसे देखते हुए पूछा, लेकिन शब्द को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो शब्द इशिका की कलाई पकड़कर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट के बगल वाली पैसेंजर सीट पर इशिका को बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। इशिका एकदम खामोश थी। सीट बेल्ट, शब्द ने कहा, लेकिन इशिका ने कोई रिएक्ट नहीं किया। शब्द ने दोबारा कहा, सीट बेल्ट, मगर इशिका अब भी वैसे ही बुत बनी बैठी थी। तो इस बार शब्द खुद इशिका की तरफ झुका और जैसे ही शब्द झुका, इशिका थोड़ी पीछे हो गई। दोनों की धड़कन फिर से तेज हो गई। अब शब्द और इशिका के चेहरे आमने सामने थे, जिससे दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। शब्द बिना अपनी नजरें हटाए इशिका की सीट बेल्ट लगाकर तुरंत अपनी जगह पर वापस बैठ गया था। शब्द के वापस बैठते ही इशिका हैरान थी, क्योंकि इसकी उम्मीद इशिका ने नहीं की थी कि शब्द खुद आकर इशिका की तरफ का सीट बेल्ट लगाएगा। इशिका की धड़कन अभी भी तेज बढ़ी हुई थी। वो बहुत जोर जोर से सांस ले रही थी। ब्रीथ मिस इशिका, ब्रीथ, एंड अपनी हार्ट बीट को थोड़ा कंट्रोल कर लो, नहीं तो तेजी से निकलकर बाहर आ जाएगी, कहकर शब्द गाड़ी स्टार्ट कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ गई। इशिका अभी भी हैरानी से शब्द को देख रही थी और उसकी बात के पीछे का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। वही शब्द के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई थी, जिसे जल्दी से शब्द ने छिपा लिया और बोला, ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो?
कभी मुझे ठीक से देखा नहीं क्या। शब्द के इस तरह कहने पर इशिका ने अपनी नजरें फेर ली और अब वो खिड़की से बाहर देख रही थी। लेकिन शब्द, वो पता नहीं क्या सोच रहा था। कुछ देर बाद शब्द की गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर आकर रुकी। वो घर पायल का था। घर को देखते ही इशिका गाड़ी से उतरने लगी तो शब्द बोला, तुम्हारे पास आधा घंटा है ऑफिस टाइम शुरू होने में, मगर आज मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। 1 घंटे के बाद तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए। इतना कहकर शब्द इशिका के उतरने के बाद गाड़ी को मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ा दिया। पायल अपने घर के बालकनी में ही टहल रही थी। उसने जब शब्द की गाड़ी को अपने घर के बाहर देखा तो जल्दी से अपने कमरे में आई और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन सीढ़ियों के पास जाने से पहले ही वो किसी से टकरा गई। संभल कर पायल बेटा, आपको लग जाती तो। पायल ने जब उस शख्स को देखा तो उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे रास्ते से हटेंगी? पायल ने सामने खड़ी अपनी मॉम से कहा। जी हाँ, पायल जिससे टकराई थी वो उसकी मॉम थी। पायल के कहने पर वो रास्ते से हट गई, जिससे भागते हुए पायल सीढ़ियों से नीचे उतर गई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही इशिका घर के दरवाजे पर आई, पायल झट से उसके गले लग गई और रोने लगी, क्योंकि पायल के रोने की वजह उसकी मॉम थी, जिनके कारण वो बहुत दुखी थी और उसे इस वक्त अपनी दोस्त का कंधा चाहिए था जिस पर वो अपना दर्द निकाल सके। पायल क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? इशिका ने उसे रोता देखा तो उसे उसकी चिंता होने लगी। लेकिन पायल कुछ नहीं बोली, बस वैसे ही उसके गले लगे हुए रोती रही। क्या हुआ बता ना, इशिका पूछ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर खड़ी पायल की मॉम पर पड़ी और उसे सब कुछ समझते देर नहीं लगी। पायल चलो अंदर चलकर बात करते हैं। इशिका ने पायल के आंसू पोंछे और उसे ऊपर उसके कमरे की ओर ले जाते हुए बोली। ये देखते ही पायल की मॉम वहां से अपने कमरे में चली गई। कमरे के अंदर आते ही इशिका ने जल्दी से पायल के कमरे का दरवाजा बंद किया और पायल को शांत करने लगी। उधर राठौर पैलेस में सभी शांति से सोफे पर बैठे हुए थे। रुद्राक्ष के चेहरे पर अभी भी काफी सूजन थी, लेकिन अब वो कुछ हद तक ठीक हो चुका था। सब वहीं आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे और माया जी रुद्राक्ष के चेहरे पर दवाई लगा रही थी। मॉम, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज यहाँ आराम से बैठो। रुद्राक्ष ने माया जी का हाथ पकड़कर उन्हें वही सोफे पर बैठा दिया। आशा जी ने भी चिंतित होते हुए कहा, रुद्राक्ष बेटा आप ठीक हो ना? जी दादी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिल्कुल भी मेरे लिए परेशान मत होइए। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि बस आज और आराम, उसके बाद मैं फिर से पहले वाला रुद्राक्ष बन जाऊंगा जिसके ऊपर लड़कियां मरती है। कहते हुए रुद्राक्ष ने आशा जी को देखते हुए अपनी एक आंख दबा दी। चुप बदमाश, कहते हुए उन्होंने अपना हाथ दिखाया, जिससे हंसते हुए रुद्राक्ष थोड़ा और खिसक गया। बाकी लोग ये देखकर हंसने लगे। आशा जी फिर बोली, ये काया कहाँ है? 2 दिन से दिखाई नहीं दे रही। कल पार्टी में भी तो नहीं थी। माँ, वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर है, मुझसे पूछकर गई थी। जगवंत जी काया का पक्ष लेते हुए बोले, अरे जगवंत, जानते हो ना कि जमाना कितना खराब है, फिर भी उसे अकेले भेज दिया। आशा जी ने जगवंत जी को समझाने की कोशिश की। मम्मी जी, ये आप क्या पुराने जमाने वाली बातें लेकर बैठ गई? काया बहुत समझदार है, अपना ख्याल रख लेगी। माया जी ने चिढ़ते हुए कहा, जो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था, उसी बात का तो डर है। हम भी जानते हैं कि वो कितनी समझदार है। समझदार होती तो हमें उसको लेकर चिंता नहीं होती। और एक राधिका है, कितनी संस्कारी और समझदार है। उसे कहते हैं समझदारी, दुनियादारी जो राधिका में है, काया में नहीं। आशा जी ने धीमे से कहा, जिसे जगवंत जी ने साफ सुन लिया था। फिर वो आशा जी का चेहरा देखने लगे। आशा जी को जब लगा जगवंत जी उन्हें ही देख रहे हैं, तब वो बात बदलते हुए बोली, अच्छा ये बताओ जगवंत, वीर की फ्लाइट कब तक पहुंचेगी? बस माँ, वो पहुंचता ही होगा, क्योंकि फ्लाइट लैंड हुए 1 घंटे से ऊपर बीत चुका है। जगवंत जी फोन में फ्लाइट की लैंड डिटेल चेक करते हुए बोले कि तभी माँ, एक मधुर आवाज दरवाजे से आई तो दरवाजे की ओर देखते हुए आशा जी की आंखें चमक गई। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। वीर, आशा जी धीरे से बुदबुदाए। वीर ने घर के अंदर आते ही आशा जी के पैर छुए तो आशा जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, कैसे हैं आप वीर? माँ, हम बिल्कुल ठीक है और आपके सामने है, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा और आशा जी के आंसू पोंछे। पूरे 15 साल बाद आपको देख रहे हैं वीर। आपकी राह में हमने पूरे 15 साल इंतजार किया है। क्यों चले गए थे आप वीर?
कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में? आशा जी ने भावुक स्वर में पूछा। आज उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। कहीं कोई कमी नहीं रह गई थी माँ, बस समय की मांग थी कि मुझे आपसे दूर जाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कहकर वो भी भावुक हो गए और उनके गले लगकर रोने लगे। वीर आशा जी के छोटे बेटे थे, जिनका पूरा नाम वीरेंद्र राठौर था। सब इन्हें बस वीर नाम से ही बुलाते थे। वीर की पत्नी का नाम स्नेहा राठौर है और उनके अंदर राठौर होने का कोई घमंड नहीं है। वीर और स्नेहा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अमृत जिसकी उम्र 27 साल और वो बहुत नटखट है। इसी कारण सभी उसे साक्षात ईश्वर कान्हा का दूसरा रूप मानते हैं। और बेटी राधिका जिसकी उम्र 24 साल और राधिका बहुत शांत और समझदार। अब आते हैं अपनी कहानी पर। अब हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे वीर, कहीं भी नहीं। आप हमेशा यही हमारे साथ रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। आशा जी रोते हुए बोली। वही जगवंत जी और माया जी को बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो दोनों वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन रुद्राक्ष वही था और बहुत खुश भी। कहीं नहीं जाएंगे माँ, अब आपके साथ ही रहेंगे, कहते हुए वीर जी ने आशा जी की आंखें साफ की। माँ क्या आप केवल वीर जी से मिलेंगी, हमसे नहीं? तभी वीर जी के पीछे से एक आवाज आई, तो वीर जी मुस्कुराते हुए आशा जी के सामने से हट गए। वीर जी के पीछे वीर जी का पूरा परिवार खड़ा था। स्नेहा आप वहाँ क्यों खड़ी है, यहाँ आइए, कहकर आशा जी ने स्नेहा जी को अपने पास आने का इशारा किया। तो रोते हुए स्नेहा जी भी आकर आशा जी से लिपट गई और रोने लगी। उनके पीछे अमृत और राधिका भी अंदर आ गए। आशा जी ने स्नेहा जी के आंसू पोंछे और फिर से उन्हें अपने गले से लगा लिया। आप कैसी हैं माँ? स्नेहा जी रोते हुए बोली। आप सबको देख लिए, अब और अच्छे हो गए, आशा जी बोली। रुद्राक्ष भी वीर जी के पैर छुए और उनके गले लग गया। मैंने आपको बहुत मिस किया चाचू, रुद्राक्ष ने गले लगे हुए ही कहा। मैंने भी तुम सबको बहुत ज्यादा याद किया, कहते हुए वीर जी मुस्कुरा दिए। फिर रुद्राक्ष स्नेहा जी के भी पैर छुए और उनके गले लग गया। और उसके बाद वो अमृत और राधिका से भी मिला। सभी बहुत भावुक थे। वही मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन, जिसका नाम बदलकर अब द राठौर ग्रुप कर दिया गया था। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन में शब्द अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसे बार बार कल से लेकर आज सुबह तक जो भी हुआ था याद आ रहा था, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। वहीं बाहर इशिका और पायल भी अपने काम में पूरी तरह से डूबी हुई थी कि तभी हे इशिका, एक आवाज इशिका की टेबल से आई, जिसे सुनकर इशिका ने सिर उठाकर देखा। इशिका की टेबल के आगे एक लड़का खड़ा था, जो दिखने काफी अट्रैक्टिव था और बहुत खुशमिजाज भी। वो उसी ऑफिस में काम करता था, इशिका और पायल का दोस्त भी था। शब्द जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, अचानक उसके हाथ रुक गए और उसके हाथों की मुट्ठी बन गई, क्योंकि उसकी नजर इशिका की टेबल के आगे खड़े लड़के पर पड़ चुकी थी। शब्द का चेहरे की मुस्कुराहट अब एकदम गायब हो चुकी थी और उसका चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ चुका था। इशिका तुम अब तक काम कर रही हो, चलो चलकर कैंटीन चलते हैं, लंच टाइम भी तो हो गया है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कहते हुए उस लड़के ने इशिका का हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर शब्द का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन तब भी वो वहां शांत बैठा था। हाँ बस थोड़ा सा काम है, फिर चलती हूँ, कहकर इशिका ने अपना हाथ छुड़ाया और अपना काम करने लगी, जिसे देखकर शब्द थोड़ा नॉर्मल हो गया। विशाल तुम एक काम करो, तुम पायल के साथ कैंटीन चलो, मैं इसे पेन ड्राइव में करके आती हूँ, इशिका ने पेन ड्राइव लैपटॉप से कनेक्ट करते हुए कहा। नहीं इशी, मैं तुम्हारे बगैर खाने नहीं जाने वाली, चल तू, पायल ने भी जोर दिया। हाँ इशिका मैं भी नहीं खाऊंगा, इसलिए चलो हमारे साथ, कहकर वो इशिका के एकदम नजदीक आ गया और उसे पकड़कर उठाने लगा, जिसे देखकर फिर शब्द की मुट्ठी बन गई और उसने गुस्से से पियून को अंदर बुला लिया। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।